बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। वो एक तनाज़ा जो कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी को लेकर कर था, मरियम नवाज़ साहिबा ने बार बार कहा कि जिन इमरान खान साहब खामोश क्यों हैं। उन्होंने लाहौर के अंदर बलोच तलबा से इजहार यकजहती किया, वहाँ पर फिर इमरान खान साहब को एक मोहरा करार दिया। उनका ये बयानिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक मोहरे है और उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो उनकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बरकरार नहीं रखा गया, उसको पार पार किया गया। कराची वाक़े को लेकर देखें जिसमें मुराद अली शाह साहब ने कहा कि उनकी हुकूमत के खात्मे तक की धमकी दी गई थी। इस सारे सियासी हालात का तजिया करें तो क्या ये एक गैर मामूली हालात हैं? इन गैर मामूली हालात में जो आर्मी चीफ साहब ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद फिर उसके ऊपर अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चीज़ें फाइंड आउट होंगी, सूबाई हुकूमत अपने तौर पर फाइंड आउट कर रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हालात फाइंड आउट होने के बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये सियासी चपकले जो वफाक और सिंध के दरमियान है ये ख़त्म होगी? क्योंकि वफाकी वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जनाब अब तो हमारे पास कराची का मैंडेट है, आने वाले दिनों में हम सिंध हुकूमत के अंदर, सिंध पूरे के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे। तो ये हालात किस तरफ जाएंगे? एक ये दूसरी अहम चीज़ ये है कि पीडीएम कहाँ खड़ी है। पीडीएम ये मुख्तलिफ नज़रियात की जमातों का एक 11 जमातों का इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के नीचे, लेफ्ट और राइट विंग की मुख्तलिफ जमातें हैं, ये मौलाना के नीचे जमा है, मौलाना की छतरी तले जमा है। ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है और ये गैर फितरी इत्तेहाद एक मजबूत बयानिए के साथ आगे बढ़ रहा है हुकूमत के खिलाफ। टफ टाइम कितना ये दे पाएंगे? क्वेटा के अंदर कल एक जलसा होने जा रहा है और ये जलसा जो है इसको बड़ा अहम जलसा समझा जा रहा है कि ये जलसा हुकूमत के लिए जो है वो कोई और बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ कोरोना के तनाजुर में देखें तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि इसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। इसी तरह से आगे बढ़कर मरियम नवाज साहिबा का एक्टिव होना, एक बार फिर पॉलिटिक्स के अंदर नवाज शरीफ साहब का बयानिया, क्या ये बयानिया नून लीग का बयानिया अवामी बयानिया भी है कि नहीं? इन तमाम हालात के ऊपर तजिया करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब का, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सर आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सर ये फरमाइएगा कि कराची वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं? ये किसकी सियासी चाल है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद सियासी चाल चली है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। देखिए, ये वाक़या जो है बहुत अफसोसनाक है और ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी ने सियासी चाल चली है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ये चाल चलने की कोई तुक समझ नहीं आती, कोई जवाब समझ नहीं आता। तो ये जो वाक़या जिस तरीके से हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो उसकी तहकीकात कराएंगे, तो हमें उसके नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए। सर, सिंध हुकूमत को लाइल्म रख कर पुलिस किस तरह से एक्टिवली रोल प्ले कर सकती है? आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखें तो ये सिंध हुकूमत की और बिलखुसूस पुलिस की, सर ये आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी आपको महसूस नहीं होती? आखिर अगर कानून से हटकर कोई मामला हो रहा था, आईजी साहब को अगवा करने की बात थी, तो सर सिंध हुकूमत को लाइल्म भी उसमें रखा गया, तो सिंध पुलिस ने क्यों उसके ऊपर एक्ट किया? सर जो सिंध के हालात हैं उनको भी आप मद्देनजर रखें, और अगर किसी दूसरे अदारे के लोग जो हैं वो उनके पास आए थे तो उनके खिलाफ कोई यानी सरगर्मी दिखाने का जो नुकसान हो सकता है उसको भी मद्देनजर रखें। तो ये हालात ऐसे नहीं हैं जिन्हें आप कहें कि अमूमी हालात हैं, ये गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली इक़दाम किया गया है, तो इसलिए कुछ एहतियात का तकाजा भी होता है। तो जो आईजी हैं उन्होंने अपने वज़ीर आला को तो इत्तला दे दी थी मेरा ख्याल है, क्योंकि वज़ीर आला तो इस बात से बाखबर थे कि उन पर जो कुछ बीती है, और उन्होंने गवर्नर जो है हमारे साबिक जुबैर उमर साहब उनको भी बता दिया था। सर ये वाक़या होने के बाद की तमाम तफसीलात हैं, जब वो रात के 2 बजे के वक्त की बात जो होती है उसके अंदर वज़ीर आला सिंध उस वक्त तक लाइल्म थे, तो लाइल्मी उनकी अपनी एक जगह, लेकिन आईजी सिंध का इसके ऊपर अमल करना और इस तरह से जिस तरह से उनको फोर्सफुली ही अगर कहा गया और उन्होंने ये किया, तो ये आपको सर आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि सिंध पुलिस को ये करना चाहिए था? सर ये अदारों के दरमियान कोई तसादुम तो नहीं होना चाहिए ना, उसके तो अपने नुकसानात हैं। तो
जो भी एक खुश असलूबी से कोई बात आप निपटा सकते हैं वो निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैंने पहले भी अर्ज किया है, इसकी तहकीकात का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए हमें उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल और सिंध हुकूमत की एक अपनी कमेटी जो है, वजारती कमेटी, वो भी कायम हो चुकी है इस वाक़े की सारी तफसीलात मालूम करने के लिए। उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने आ जाएगी। मुनासिब तो ये होता कि वजीर आजम इक़दाम करते और वजीर आजम तहकीकात कराते और देखते कि जो वफाकी हुकूमत का कोई अदारा जो है किस सतह पर और किस दर्जे में मुलव्वस हुआ है सारे मामले में। तो मगर उन्होंने एक्ट नहीं किया, तो मेरा ख्याल अब हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन आपने फरमाया कि इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। सर, गैर मामूली हालात को अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में करें तो आप सिंध के एतबार से सिर्फ गैर मामूली समझ रहे हैं या पूरे पाकिस्तान के एतबार से आप इन मौजूदा हालात को गैर मामूली हालात कह रहे हैं? देखिए, अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान तलखी बढ़ रही है, महाजराई जोरों पर है। अपोजिशन तहरीक चलाने की बातें कर रही है, हुकूमत जो है उसको चैलेंज कर रही है। हुकूमत अपोजिशन की सरकोबी के प्रोग्राम बना रही है, बना रही है। तो इस लिहाज से अगर पूरे माहौल को आप देखें तो वो एक गैर मामूली माहौल है। और तलखी जो है दोनों फरीक जो है उनके दरमियान बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो हमें इस सारी सूरत हाल को इस तनाजुर में देखना होगा। सर, मैं आगे बढ़कर इसके ऊपर पीडीएम के ऊपर भी हम बात करते हैं और अपोजिशन के रोल के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी सर मैं जानना चाहूँगा कि बिलावल साहब के ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि उन्होंने आर्मी चीफ से अपील क्यों की, जबकि सिविल सुपरमेसी का नारा लगाते हैं ये, और इनको अपील वज़ीर आज़म के सामने रखनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म साहब के सामने रखने के बजाय आर्मी चीफ साहब के सामने अपील करना। और क्या सर आप इसको तजाद देखते हैं, सिविल सुपरमेसी के नारे को और आर्मी चीफ के सामने अपील करने को? नहीं, मैं तो इसमें कोई तजाद नहीं देखता। अगर किसी ऐसे अदारे के लोग उनसे शिकायत है या उनके मुलव्वस होने का कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है तो मुनासिब बात है कि आर्मी चीफ से ये बात कही जाए। और बिलावल भुट्टो ने उनसे अपील करके बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है। कोई तसादम तो नहीं कराना मकसूद ना कि एक तरफ वफाकी हुकूमत खड़ी हो जाए, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत खड़ी हो जाए, दूसरी तरफ हमारे हसास इदारे खड़े हो जाए। तो मेरा ख्याल है जो जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो इक़दाम किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है और मामलात को निपटाने का ये एक अच्छा तरीका है। हमें कोई यहाँ पानीपत का मैदान तो नहीं लगाना ना। लेकिन सर, शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी सर, उन्होंने फरमाया कि जी आईजी साहब का अगवा हुआ था तो फिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया गया? वो किस तरह फिर बात को लेकर जाना चाह रहे हैं? शहजाद अकबर साहब जाने, उनका काम जाने। वो तो दिन रात उनका तो काम यही है कि उनकी किसी गुफ्तगू का कोई मतलब जो है समझना काफी मुश्किल होता है बात औक़ात। तो मैं तो नहीं समझा कि वो FIR किसके खिलाफ दर्ज करवाना चाहते हैं और क्यों करवाना चाहते हैं और मामले को क्यों तूल देना चाहते हैं। वो वफाकी हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है। IG जो सिंध है वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा भी होता है, उसकी तकर्री वफाक से होती है। सुबह अपने तौर पर उसको मुकर्रर नहीं कर सकता। तो अगर एक वफाकी अफसर के खिलाफ ऐसी कुछ बात होती है तो वफाकी हुकूमत भी कोई इक़दाम कर सकती है। खुद शहजाद अकबर साहब जो है वो भी इस सिलसिले में जो दूसरों को मशवरा दे रहे हैं, उन्होंने ये खुद काम क्यों नहीं किया? वो भी ये काम कर सकते थे। सर, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा अचानक से एक्टिव हो गई पॉलिटिक्स के अंदर, इससे पहले एक अरसा तक वो खामोश रही। उनका एक्टिव होना सर, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये एक्टिव होना तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ये किसी तूफान का पेश खैमा तो नहीं है? देखिए जी, हर पाकिस्तानी शहरी को हक हासिल है कि वो सियासत करे, एक्टिव हो या आराम से बैठा रहे। ये तो उसका बुनियादी हक है। तो कानून के दायरे में रहते हुए कोई एक्टिविटी भी कर सकता है और एक्टिविटी से इनकार भी कर सकता है। तो मेरा ख्याल अगर मरियम नवाज घर बैठी हुई थी तो वो भी अपना हक इस्तेमाल कर रही थी। अब अगर मैदान में निकली हैं तब भी अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं। बाकी इसके असबाब
मालूम करने के लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ये सवाल उनके सामने रख सकते हैं। शामी साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो फिर आपसे कुछ और मौज़ूआत के ऊपर भी बात करनी है, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। सर, ये तासुर उभर रहा है कि उन्होंने डील की कोशिश की ज़ुबैर उमर साहब के ज़रिए से, और वो डील नहीं हुई, नाकामी हुई उसमें, तब उन्होंने अपना जो रोल था पॉलिटिक्स के अंदर वो एक्टिव किया। क्योंकि ये तो एक तासुर की बात है ना, सियासत में बहुत कुछ ऊंच नीच होती रहती है, बहुत कुछ ज़ेरे ज़मीन और बरसरे ज़मीन होता रहता है। अगर उन्होंने कोई अपने मामलात दुरुस्त करने की कोशिश की या उनके वालिद साहब ने, तो ये भी को हमारे मामूल की सियासत का हिस्सा है। तो आप वजूहात जो भी हों, लेकिन उनका ये जो एक्टिव होना जो है बज़ाते खुद तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। नहीं सर, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सर जो बयानियाँ वो लेकर चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर सामने आए, लंदन से उन्होंने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू हम सबके सामने है, उसको रियासत के खिलाफ बयानियाँ समझा जा रहा है। सर, तो पहले आप डील की कोशिश करते हैं, डील नहीं होती, तो फिर आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। सर, इनकी पॉलिटिक्स में आपको तजाद नजर नहीं आ रहा? सर देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई बयानिया रियासत के खिलाफ है। रियासत के खिलाफ तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको किसी से कोई शिकवा है और आप उसका इजहार करते हैं, तो उस पर आप ये तो नहीं कह सकते कि वो रियासत के खिलाफ बयानिया है। हाँ, अगर नवाज शरीफ के जाहिर है कि उनकी हिकमत अमली अपनी है, उनके अल्फाज का चुनाव अपना है, तो ये नहीं है कि हम उससे इत्तफाक करें और अदारों के दरमियान या अदारों को के दरमियान कोई इस तरह गुफ्तगू करना जो है या गलतफहमी पैदा होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सियासत भी एक अदारा है, सियासी जमातें भी एक अदारा है, और इसी तरह दफाई अदारे जो हैं वो भी उनकी अपनी अहमियत है। तो एक तनकीद करना और चीज़ है, नुक्ताचीनी करना और चीज़ है, और अपने जज्बात का इजहार करना और चीज़ है। और हम उसकी तारीफ नहीं भी करें तब भी वो हक जो है किसी शख्स का, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सर, इसकी दलील ये दी जाती है ना कि जी आप इंडियन मीडिया को अगर उठा के देखें, उसकी कवरेज को उठा के देखें, तो वो भी नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। वजीर आजम पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि ये भारतीय बयानिए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, ये दलील काफ़ी नहीं है नवाज शरीफ साहब के बयानिए को रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने में? नहीं है, भारत में तो जो भी पाकिस्तान में अगर कोई खबर बनेगी तो वहाँ भी छपेगी। अभी जो कराची के वाकयात हैं उस हवाले से भी वहाँ खबरें छपी हैं, बल्कि उन्होंने तो पुलिस और फौज के दरमियान तसादुम की खबरें भी दे दी थी। तो भारतीय मीडिया तो अपनी बेपरती उड़ाए या परवाली उड़ाए, उसका अपना मामला है, हमारा अपना मामला है। लेकिन हम अपनी सियासत जो है भारतीय मीडिया के सुपुर्द तो नहीं कर सकते, और ना ही भारतीय मीडिया के रद्द अमल पर अपनी सियासत का इन्हिसार रख सकते हैं। तो बाकी तो देखिए, मैं तो असूली तौर पर यह बात समझता हूँ कि दफाई इदारों का भी एहतराम होना चाहिए, चीफ आर्मी स्टाफ का भी एहतराम होना चाहिए, और उनको पूरे आदाब के साथ उनके मामले में बात की जानी चाहिए। इस बारे में तो दो राय नहीं हो सकती ना। लेकिन सर, फिर सब पे वाजिब है। वजीर आजम साहब क्यों फिर इतना अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, और वो बार बार इस बयानिए को, वो और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो ये कह रही है कि जी ये भारतीय बयानिया है, वो इसको बार बार इसका प्रचार कर रहे हैं? वजीर आजम खुद एक सियासतदान है, एक सियासी तहरीक की पैदावार है, उन्होंने बड़ी लंबी स्ट्रगल की है। उनको भी हक हासिल है कि अपने हरीफों पे जिस तरह चाहे वार करें। लेकिन सर, क्या गद्दारी का इल्जाम लगा देना ये मुनासिब है? सर नहीं, गद्दारी का इल्जाम लगाना एक और चीज है, और किसी बयानिए पर तनकीद करना एक और चीज है। हर तनकीद को तो आप गद्दारी तो नहीं कह सकते। मैं नहीं समझता कि गद्दारी का मामला यहाँ पैदा हुआ है। सर, गद्दारी का मुकदमा लाहौर शदरा के अंदर दर्ज भी हुआ, इसी तरह से हुब्बुल वतनी के ऊपर शक किया जा रहा है सारी कैबिनेट की तरफ से।
नहीं, देखिए ये तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। हम उनको वजीर आजम के इक़दाम से तो नहीं जोड़ सकते ना। अगर किसी शख्स ने शादरा में कोई मुकदमा दर्ज कराया है तो जाहिर है वजीर आजम तो उसमें मुतल्ली नहीं है, लेकिन वजीर आजम अगर किसी शख्स के बारे में ये राय रखते हैं कि उसकी हुक्मरानी जो है मुश्तबे है तो यकीनन उनको फिर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई के बगैर तो ये दावा जो है वो तस्लीम नहीं किया जा सकेगा। सर माजी के अंदर भी ऐसा होता आया है कि हमने बारहा देखा, मुख्तलिफ बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर शक भी किया गया और उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे। क्या अब नवाज शरीफ साहब की वही पिक्चर फिर से एक बार फिर रिपीट होने जा रही है सर? देखिए, मुझे तो ना नवाज शरीफ साहब का कोई दिफा करने की जरूरत है, ना उन पर कोई हमला करने की जरूरत है। उनकी अपनी सियासत है, उनके मुखालफिन की अपनी सियासत है। लेकिन हम एक ये जो अगर हम माजी के जो तजर्बात हैं उनसे सबक हासिल नहीं करेंगे और तलखी को और बहादुराई को एक ऐसे नुक्ते तक ले जाएंगे जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो, तो फिर इसमें तो सबका पसारा होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। तो जमहूरी अमल का तकाजा है कि हम एक अपनी हदूद वजूद में रहें। हर जमात और हर शख्स जो है अपनी हदूद का तयन करे और उसके अंदर ऑपरेट करे। उससे बाहर निकलेगा तो फिर जाहिर है कि खसारे की बात है। सर ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए का अब उनकी अपनी जमात के अंदर उससे इख्तलाफ राय पाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब को समझा जाता है कि वो नवाज शरीफ साहब के इस एग्रेसिव बयानिए के साथ नहीं खड़े। इस सूरत के अंदर आप ये समझते हैं सर कि जिस तरफ अपोजिशन हुकूमत इशारा करती है कि ये नून लीग खुद अपने ही बयानिए के साथ खड़ी नहीं रहेगी, इनकी सियासत ख़त्म हो गई है इस बयानिए को लेकर के, आपका तजिया सर क्या कहता है? अगर यही बयानिया रहा तो क्या नून लीग की सियासत दफन हो जाएगी? देखिए, ये तो शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त जेल में हैं और बड़ी मुश्किल से वो कोर्ट लखपत पहुंचे हैं नैब की हिरासत से। तो वो अभी उनका बयानिया इस वक्त क्या है ये तो हम कह नहीं सकते। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उन्होंने एक तकरीर की है तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर अगर इख्तलाफ राय पाया जाता है तो जाहिर है सियासी मामला पर इख्तलाफ तो मौजूद होता है। मुस्लिम लीग नून ने कोई रेजोल्यूशन मंजूर करके उनकी जो तकरीर है उस पर तौफीक नहीं की उसकी। तो हर शख्स को ये हक हासिल है कि अपनी बात कहे, लेकिन हमें दस्तूर के दायरे में रहते हुए और कानून के दायरे में रहते हुए और एक अपनी बात करनी चाहिए। उससे जाहिर है कि तजावुज नहीं करना चाहिए। ये जमहूरी अमल जो है तो इसी तरह मुस्तहकम हो सकता है। लेकिन सर ये जब नून लीग वाले जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं और नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस तरह की गुफ्तगू करना और फिर पीडीएम वालों का नवाज शरीफ साहब को अगले जलसे के अंदर तकरीर का मौका ना देना, सर ये आप इसको किस तरह इसका तजिया करते हैं सारी सूरत हाल का? क्या नून लीग के बयानिए के साथ पीडीएम भी नहीं खड़ी होगी, बिलखसूस पीपल्स पार्टी? पीडीएम के जो सरबराह है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, उनसे मालूम कर सकते हैं। और ये तो ऐलान नहीं किया गया पीडीएम की तरफ से कि उसके हर जलसे में नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे। तो पीडीएम तो मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है और हर जमात की नुमाइंदगी जो है वो उसके मुकर्ररीन में होती है। तो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी जो है वो मरियम नवाज शरीफ ने की, शाहिद खान नवासी ने की और मेरा ख्याल दूसरे लोग भी वहां बोले। तो अगर मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को अपनी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया होता या नामजद किया होता तो फिर तो वो तकरीर करते वहाँ कराची के जलसे में। तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं हुई, इसलिए मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने बात कर ली। तो जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी हर स्टेज पर और हर वक्त नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आए। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी उसी तरह का बयानिया लेकर आगे बढ़ रही है? अब तक की जितनी तकारीर है उनको उठा कर देखे तो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के से मिलता जुलता बयानिया मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे अलग नजर आती है। पीपल्स पार्टी को हक हासिल है कि वो अपना बयानिया आप रखे और ये कोई इस वक्त जो पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसके किसी नुक्ते में ये बात नहीं कही गई
कि वो नवाज शरीफ साहब के बयानिया की तौसीक करती है, लेकिन सर या जब ये जो वो खुद कहेंगे एक वो जगह, पीडीएम की पॉलिसी होगी। सर मेरे साथ रहिएगा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, बहुत शुक्रिया शामी साहब, आप हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किए हुए हैं। आज आप सच टीवी के लिए आपने खुसूसी तौर पर वक्त निकाला, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। सर ये जब खुद मुख्तलिफ नज़रियात की ये जमातें हैं, जब ये खुद एक बयानिए पर इकट्ठी नहीं होंगी हुकूमत के खिलाफ, तो ये किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगी? नहीं, हुकूमत ये जो जब आप मुख्तलिफ जमातें मिलती हैं तो वो कम एक मुश्तरका नुक्ता नजर पर मिलती हैं, उनका एक अपना लाहे अमल होता है, तो वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए और नए इंतखाबात के हसूल के लिए इकट्ठी हुई हैं। इसके अलावा वो किसी दूसरे नुक्ते पर इकट्ठी नहीं है और ना ही उनको इकट्ठा होने की जरूरत है। अब नुक्ते पर इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं है, वगरना तो वो एक जमात बन जाए। तो पीडीएम की पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम जो है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान नहीं किया। उनकी अपनी हैसियत है और उनको हक हासिल है कि अपनी बात अपने तरीके से कर सकते। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में पीडीएम का बनना और इकट्ठे होना, आप सर इसको किस तरह से देखते हैं? राइट और लेफ्ट विंग की मुख्तलिफ पार्टीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब के नीचे अगर जमा होती हैं तो ये एक गैर फितरी इत्तेहाद नहीं है सर? गैर फितरी इत्तेहाद नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में बार बार इस तरह के इत्तेहाद बने हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम रखने वाली जमातें मुत्तहिद हुई हैं मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए। और अपनी मौलाना फजलुर रहमान कोई कमांडर इन चीफ मुकर्रर नहीं हुए इन फोर्सेस के, वो एक अलामती सरबराह है। बाकी फैसले तो इत्तफाक राय से होंगे और मुशावरत से होंगे। सर ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का और पीडीएम का, ये इनका अगर आप मुआवजना करते हैं माजी की तहरीकों से सर, तो आप इनको कितना जानदार देखते हैं? इनकी कामयाबी कितने फीसद मुमकिन है सर? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है सर? देखिए, इस वक्त जो भी अपोजिशन की जमातें हैं वो तकरीबन सारी की सारी जमातें इस्लामी के सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। तो उनका इकट्ठा होना जो है वो बताते खुद एक ताकत है, उस ताकत का इंसान भी किया जा सकता है। मुनासिब बात ये होगी कि अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान तो मुज़ाकरात का रास्ता निकले, वो एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को अपनी बात सुनाएं और उस तरीके से कोई रास्ता निकाले। कोई लड़ाई झगड़ा जो है उससे तो ना माजी में कोई अच्छा नतीजा निकला है, ना मुस्तकबिल में अच्छा निकलने की उम्मीद हो सकती है। उसके तो नुकसानात भी अपने हैं ना। सर माजी के अंदर भी कोई भी ऐसी तहरीक कामयाब नहीं हो सकी जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो। ये लोग कैसे कामयाब होंगे जबकि सूरत हाल वाज़ेह है कि हुकूमत और दीगर अदारे जो हैं वो एक पेज पर हैं? तो सर ये मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम ये कैसे कामयाब हो गए सर? मैं तो आपके इस तजज़िये से मुत्तफिक नहीं हूँ कि पाकिस्तान में जो तहरीकें चलती रही हैं उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। सर क्या पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई भी हुकूमत कभी भी बन सकी है सर? हाँ जी, बिल्कुल बनी है, बार बार बनी। ये तो एक तारीख की बड़ी ही मिस इंटरप्रिटेशन है। और पाकिस्तान में हमारी हुकूमतें बनती रही हैं और बिगड़ती रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो बाद औक़ात उसने उस वक्त मदाखलत की है जबकि उसके सिवा कोई चारा कार नहीं रह गया। तो नागुज़ीर हो गई ये मदाखलत। बाद औक़ात तो हर जो मदाखलत है आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते जिस तरह आप फरमा रहे हैं। सर ये जो 2 जलसे हमने देखे और फिर कल एक क्वेटा के अंदर भी जलसा होने जा रहा है सर, इन जलसों की तादाद के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपके ख्याल में ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवामी रिस्पांस को सामने ला सके हैं कि जिससे ये समझा जाए जो मरियम नवाज साहिबा दावा कर रही हैं कि जी जनवरी तक ये लोग घर चले जाएंगे, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? क्या ये होता मुमकिन नज़र आ रहा है? अवामी रिस्पांस आपको इतना नज़र आया? पहली बात तो ये है कि अवामी रिस्पांस तो अपोजिशन के जलसों में होगा। अपोजिशन
एक बड़ी ताकत है, उसने भी बहुत वोट लिए हैं इलेक्शन में। और जो जो बरसरे इक़्तिदार जमाते हैं उनके वोट जमा कर ले और अपोजिशन के वोट जमा कर ले तो शायद अपोजिशन के वोट कुछ ज्यादा ही हो जाए। तो अपोजिशन जो है अपना एक वजूद रखती है, उसका जलसा बड़ा होना चाहिए, हुआ है और होगा भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कानून के तहत कायम हुकूमत है उसको आप उठाकर बाहर फेंक देंगे। हुकूमत का हक है इक़्तिदार में रहने का, वो तो अपनी जगह दस्तूर उसको देता है, उसका तो अपना एक तरीका है उसको हुकूमत खत्म करने का। तो उस तरीके के बगैर तो हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। बाकी जो कहा जा रहा है वो देखेंगे, जो हालात आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो है वाज़ेह होती जाएंगी, तो हमें इंतजार करना चाहिए। सारी बातें हम अभी तय नहीं कर सकते। सर ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी अभी तक मुतासिर कुन नहीं है और अपोजिशन ने जो बयानिया अडॉप्ट किया है वो है जमहूरियत की असल शक्ल में बहाली का। अवामी इश्यूज के ऊपर अगर ये लोग जमा होते और बात करते तो सर ये एक मकबूल बयानिया होता और अवाम के अंदर उसकी पजीराई होती। आपके ख्याल में चूंकि इनकी कारकर्दगी भी मुतासिर कुन नहीं है, महंगाई का तूफान है और अपोजिशन ने भी एक अलग सा बयानिया जो है वो पकड़ा है, इन दोनों बातों को जमा होना नहीं चाहिए था सर? अपोजिशन जो है अपनी बात में, अपनी गुफ्तगू में महंगाई का हवाला दे रही है, लोगों के मसाइल का हवाला दे रही है, गैस और बिजली के बिल जो है उनका हवाला दे रही है। तो ये कहना तो मुश्किल है कि अपोजिशन लोगों की मुश्किलात का और मसाइल का जिक्र नहीं कर रही, वो तो बड़ी शिद्दत से कर रही है। और लेकिन अगर हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हक़ हुकूमत खत्म हो गया। हक़ हुकूमत तो उसी वक्त खत्म होगा जबकि दस्तूर में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इक़दाम होगा और वो एक तरीका मुकर्रर किया गया है। तो वो हक़ हुकूमत जो है वो पूरी कारकर्दगी से खत्म नहीं होता। हाँ, लोगों के जज्बात जो है उससे मुश्तिल हो सकते हैं, भड़क सकते हैं, वो एक और बात है। वो हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार कर सकते हैं और उनको जाहिर है इसका हक हासिल है। सर अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात और ये मुकदमात क्या हुकूमत की बौखलाहट की तरफ इशारा करते हैं सर कि हुकूमत वाकई इनसे परेशान है, बहरान का शिकार है? जिस तरह से शेख रशीद साहब ने भी कहा जी इमरान खान साहब जल्द बहरानों से निकल जाएंगे। आपको इनका जमा होना हुकूमत से मुतल्लिक जो है और फिर हुकूमत का रिस्पॉन्ड FIR की सूरत में, मुकदमात की सूरत में करना, सर आपको बौखलाहट का शिकार नजर आती है, हुकूमत कंफ्यूज नजर आती है? सर देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ तो यह है कि नैब इसके मतहत अदारा नहीं है और नैब जो कार्रवाइयाँ कर रहा है वो अपने तौर पर कर रहा है। लेकिन बहरहाल हुकूमत को इस बात का नोटिस तो जरूर लेना चाहिए कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं ऐसी ना हो जाएं या ऐसी ना समझी जाएं तो इंतकामी कहा जा सके जिन्हें। और अभी जो तासुर पैदा हो रहा है और अदालतों के फैसले भी आए हैं, वो तो कार्रवाइयाँ जो हैं वो एकतरफा और इंतकामी समझी जा रही हैं। तो हुकूमत जो है उसके अपने मफाद में है कि वो सूरत हाल का नोटिस ले और इसका अजाला करे। इसको आगे ना इसको पानी फेंके, जल्दी पर तेल ना छिड़के, इसमें बहुत कुछ जल जाएगा। हुकूमत का अपना दामन जो है उस तक भी आग पहुंचेगी। सर महंगाई के तूफान के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आप मुख्तसर सी बात करें। मुल्क में आटा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, चीनी का बहरान आ चुका, चीनी इतनी महंगी हो चुकी जिसके इंतहा कोई नहीं। सर ये इनका अपना जो है वो बड़े बड़े अगर उठाकर देखें, जहांगीर तरीन साहब को देखें, खुसरो बख्तियार साहब को देखें या दीगर बड़े लोगों को देखें तो ये हुकूमत में भी मौजूद है और चीनी भी महंगी हो गई है। आपको लगता है सर कि ये वही थ्रेट है जो वज़ीर आज़म साहब को मिला था उस वक्त कि जी अगर इस आप लोगों ने गन्ने से मुतल्लिका, शुगर मिल से मुतल्लिका कोई कार्रवाई की तो चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और ये हुकूमत वाकई अब माफिया के सामने बेबस हो चुकी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मामलात को काबू करे और चीजें जो है उनकी कीमतें जो है उनको कम करने की कोशिश करे। इस पे उसका अपना मुस्तकबिल जो है उसका भी इन्हिसार है इस बात पर।
बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आपने शामी साहब का तज़िया सुना। इनका मानना यह है कि हर किसी को अपने हर अदारे को अपनी अपनी हदूद में आइन और कानून के दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। अगर ये आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, अपनी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करते हैं, और हुकूमतों को किसी भी जलसे और जुलूस और एहतजाज के नतीजे में घर नहीं जाना चाहिए। ये जलसे जुलूस, ये एहतजाज, ये चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं। आवाम अगर महंगाई की चक्की तले पिस रही है तो इसको इस महंगाई के तूफान से बाहर निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अगर किसी बड़े माफिया के सामने बेबस नज़र आती है तो हुकूमत के पास ताकत है, हुकूमत उस माफिया को कंट्रोल करे, लेकिन आवाम को डिलीवर करे। अब ये इनका तीसरा साल शुरू है और इस तीसरे साल में अगर इन्होंने अब डिलीवर ना किया, इनके डिलीवरेंस शुरू ना हुई, तो हालात जो हैं वो आवाम के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि आवाम जिस तरह महंगाई की चक्की तले पिस रही है, बैड गवर्नेंस का शिकार है और दीगर मसाइल का शिकार है, इसी तरह से मज़ीद इसकी हालत जो है वो बद से बदतर होती चली जाएगी। हम अपने इकनॉमिक हालात का तज़किया करें तो वो भी हालात हमें बेहतर नज़र नहीं आते। तो उस सूरत के अंदर हुकूमत को अब डिलीवरी शुरू करना होगी। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।